हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और आज एक जबरदस्त न्यूज आपके साथ देना चाहता हूं, हालांकि थोड़ा सा लेट जरूर है इसमें। तो 14 तारीख को आपकी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट आई हैं उनका लास्ट डेट है, दैट मींस फॉर्म अप्लाई करने का। और मुझे इतना पता है कि जितने हमारे कैंडिडेट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एडीसी एस्पिरेंट हैं, वे सारे के सारे इन नंबर ऑफ पोस्ट में एलिजिबल हैं, दैट इज 91 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और पेपर बहुत हलवा टाइप का आता है, बड़ा इजी टाइप का आता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था एक बार आपको दिखा दूं। तो देखो, ये अपना स्क्रीन है और ये सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनमें आप सभी एलिजिबल रहने वाले हो। तो यहां से दिखाने के बजाय मैं आपको लेके चलता हूं सीधा नोटिफिकेशन पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और हमको नहीं लगता कि डेटा सफिशिएंट कहीं अवेलेबल था, हमने खुद भी खोजा, तो जब हमने देखा कहीं नहीं मिल रहा, बच्चे बेवजह परेशान हो रहे हैं छोटे से एग्जाम के लिए। मतलब अगर थोड़ा डायरेक्शन ठीक ठाक हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करी जा सकती है। तो इसीलिए फिर हमने सोचा एक वीडियो डाल देता हूं, 2 ही दिन बचा है एग्जाम को। तो देखिए क्या क्या है। देखो, ये क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ। तो किसी प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ का रिक्रूटमेंट है। अब देखो कैसे कैसे ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग लेवल्स में कई सारे पोस्ट हैं। यानी कि जैसे अगर हम आगे बढ़ें, जस्ट अ सेकेंड, अगर आगे बढ़े तो आप देखोगे कि यहां से स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट यहां शुरू होता है ई, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन अगर होता था, ये अपने काम का नहीं है, मतलब अपने काम मतलब हमारे एटीसी एस्पिरेंट्स जो हैं उनके काम का नहीं, अपने स्टूडेंट के काम का नहीं है। क्योंकि इसमें 13 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, जो कि आपके पास 13 साल का, किसी में 11 साल का, किसी में 7 साल का। यहां भी देखो ग्रेड 3 है, तो ग्रेड 3 में भी देखोगे तो 7 साल का होगा। तो सारे ग्रेड 3 वालों के लिए हम एलिजिबल नहीं है, मतलब हमारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। फिर आते हैं ग्रेड 2 वाले पे। ग्रेड 2 में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। ऑल्दो इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि इसमें ये एक्सपीरियंस जब आप फिलअप करोगे ना तो ऑप्शनल होता है, मतलब प्रेफरेंस शायद इसको देते होंगे, लेकिन हमारा मानना यही है कि इसमें श्योरिटी ना हो, उस पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। और एक चीज़ मैं अभी और बता दूं आपको कि लास्ट टाइम जब एग्जाम ये हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बड़े दमखम से इसकी तैयारी कराई थी। बड़ा बढ़िया रिजल्ट रहा था, बड़ा बढ़िया स्कोर रहा था, सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा रहा था साइंटिफिक असिस्टेंट का। लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि कहीं भी मेंशन नहीं था कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं। और उससे क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो ये श्योर नहीं हो पाए, तो वो नहीं भरे, क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म बड़े बड़े थे, वो दावा कर रहे थे बीटेक एलिजिबल नहीं है। तो अब हमको लगा कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग तो थे, पर फिर भी एक रिस्क की बात थी कि बच्चा प्रिपरेशन करे, बाद में जब हो जाए तो पता लगे उसको एलिजिबल नहीं है। इस चक्कर से हमने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया नहीं, और लास्ट में पता चला कि बीटेक एलिजिबल थे, है ना। जब आरटीआई का जवाब आया तो उसमें बीटेक एलिजिबल मिल कर आया। तो इसका मतलब जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें ध्यान रखिएगा, बीटेक एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड रहा है, यानी पेपर पैटर्न, क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या एग्जामिनेशन फीस है, इसका सब कुछ हम आपको एक करके बताते हैं। देखो, यहाँ शुरू जाता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में आप भर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं है आपके किसी भी एक्सपीरियंस की। अब यहां से देखो, एमएससी वाले सारे भर सकते हैं, जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं एमएससी, लेकिन फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर मेट्रोलॉजिकल या फिर एटमॉस्फेयर साइंस। तो देखो, जो ग्रेड 1 वाले पोस्ट हैं, साइंटिस्ट ग्रेड 1 वाले जितने पोस्ट हैं, उसमें बीएससी वाले तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ बीटेक वाले जरूर एलिजिबल होते हैं। क्योंकि बीटेक बीई जो है ये मास्टरेट के समतुल्य मानी जाती है। यानी कि जब भी एमएससी बेस्ड कोई जॉब आती है तो उसमें बीई और बीटेक वाले एलिजिबल रहते हैं। यानी आप बैचलर होते हुए भी मास्टरेट के इक्विवेलेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि बीटेक के बाद पीएचडी किया जा सकता है। ठीक है, आप पीएचडी के लिए अप्लाई बीटेक के बाद भी कर सकते हैं, अगर कोई कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट करना है तो एमटेक के बाद फिर पीएचडी करते हैं। एनीवे, जॉब रिक्वायरमेंट का इसको छोड़ दीजिए। और लगभग 56,000 डॉक्टर, अच्छा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आप पीएचडी वीएचडी होल्डर हैं, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। एमटेक होल्डर है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, वो डिजायरेबल में आ जाता है। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप बीई बीटेक हैं और इसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स अगर एज ए सब्जेक्ट आपके किसी सेमेस्टर में रहा हो, जो कि होता ही है मोस्टली, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। दूसरी चीज देखो, अगर फिजिक्स आपका नहीं होगा ना, 3rd सेमेस्टर में मैथमेटिक्स होगा, लेटरल वाले हुए तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में सारे के सारे लोग एलिजिबल हो गए। अब आप देख रहे होगे सर 6 ही पोस्ट है, नहीं, यहाँ भी 6 पोस्ट है, तो इसमें देखो यहाँ 12 पोस्ट है। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के कई सारे आए हैं, 2 पोस्ट, 5 पोस्ट, 10 पोस्ट ऐसे करके। तो आप सबको चुन लेना, प्रायोरिटी में जहां भी आ जाओगे उस पर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ये ग्रेड 1 देखो, इसमें 5 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 91 आपको दिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि सही डेटा, सही जानकारी नहीं रहती है तो ज्यादा लोग भरते नहीं। जो भरते हैं उसमें भी लास्ट टाइम हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई भी पड़ा हुआ है, उसमें 40% केवल अटेंडेंस था, 40% जस्ट। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम पड़े और 40% ही बच्चे गए थे। थोड़ा सा अगर पढ़ाई कर लोगे तो मतलब
निकलने की संभावना पूरी रहती है। ये रहा साइंटिफिक असिस्टेंट वाला। इसमें अगर आप नोटिस करो तो बैचलर डिग्री यानी बीएससी वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर उनके पास में एज सब्जेक्ट फिजिक्स रहा हो। ठीक है, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा हो। अब आप कहोगे सर बैचलर डिग्री यहाँ सीएस मांगा है, कंप्यूटर मांगा है, वो देखो और के साथ में है, तो और के बाद वाले की बात छोड़ दो, और के पहली वाली बात समझो। अगर फिजिक्स एज अ वन सब्जेक्ट है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फिजिक्स अगर आपका बीएससी में है तो आप एलिजिबल हो, और बीएससी भी नहीं बैचलर डिग्री में, तो यानी अगर आपके बीटेक में भी एज सब्जेक्ट बीएससी अगर है तो आप एलिजिबल हो। तो आपने बीई किया, बीटेक किया, नो मैटर व्हाट, अगर भी फिजिक्स आपने पढ़ा है तो हमारे सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो एटीसी वाले हैं वो सारे इसमें तो आएंगे ही। तो जितने भी अगर आपने बीई बीटेक किया, जितने पोस्ट हमने बताए ग्रेड 1 का, साइंटिफिक असिस्टेंट का, इन सब में आप एलिजिबल हैं, आपको भरना चाहिए। दूसरा, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी किए हुए हैं, बीएससी विद साइंस वाले हैं, वो इसमें एलिजिबल होंगे, बाकी में एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आप साइंटिफिक असिस्टेंट में भर सकते हो। एडमिन असिस्टेंट में अगर आप आओगे तो इसमें 2 ही पोस्ट है, तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन बैचलर डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट से या जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं लगभग सारे लोग भर पाओगे, लेकिन 2 ही पोस्ट है, उसका क्या करना। अपर एज लिमिट देखो 30 साल होगा एमडी का, उसके ऊपर देखोगे तो 35 साल होगा आपका ग्रेड 1 का, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 1 का। अब देखो कुल मिला जुला करके एलिजिबिलिटी वाइज तो आप सेट हो गए। अब देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो हम आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से नोटिस कर लीजिए, फिर हम आप मुद्दे पे हम लोग आ जाएंगे। देखो पहली चीज तो ये है पहली चीज तो ये है कि हम लोगों ने बता दिया कि अगर फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो इन आपका बीई में या बीटेक में, फिजिक्स एज सब्जेक्ट रहा हो जो कि हमें गारंटीड है कि आपका है, तो आप इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर मैथमेटिक्स भी एज सब्जेक्ट रहा है या केवल मैथमेटिक्स ही रहा है तो आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 1 के लिए भी एलिजिबल हो। यही तब आपकी एलिजिबिलिटी की जो चांसेस होंगे वो 91 पोस्ट तक लाई करेंगे। दूसरा जो पेपर होता है साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसमें आप देखोगे तो 100 का रहता है। 100 मार्क्स जो होता है वो आपका एसएससी सीजीएल का पैटर्न समझ लो, उससे इजी ही रहता है वैसे। एसएससी सीजीएल का पेपर समझो वही 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से 25 करके रहता है। 25 यानी 25 जीएस, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 एप्टीट्यूड। बाकी के फिजिक्स के अगर देखोगे तो फिजिक्स के टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने जितना ज़्यादा रिसर्च किया तो उस हिसाब से मुझे तो आइडिया यही मिला कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स इसमें अवेलेबल नहीं है, ना नेट पे, ना इंटरनेट पे, ना किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो हो सकता है मिस हो गया हो सभी से ही। और अगर किसी के पास रिसोर्स आपको दिखता है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि हाँ सर ये फला चैनल है या फला अकेडमी है, बढ़िया तैयारी करा रही है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज में अगर आपको लगता है प्रिपेयर करना है और कहीं रिसोर्स नहीं मिलता, देन हम लोग इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो हम लोग के पास में पूरा ठीक ठाक मटेरियल है, थोड़ा सा हल्का सा और बेटर करके उसको हम लोग दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से क्लासेस उसमें कंडक्ट कर लेंगे, कुछ करना नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ानी है। और जब मुझे ही करना रहता है जो काम, मैं उसके लिए निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि इन द एंड हमें ही पढ़ाना है, तो हम समय निकाल के उसको क्लास ले लेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि इसका एग्जाम एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अभी तक देखो नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि एग्जाम फीस कितना रहेगा। दूसरा, एप्लीकेशन भरते समय भी देखा कि तो उसमें कहीं फॉर्म एप्लीकेशन फीस मांगा ही नहीं। तो हमारी जहाँ तक जानकारी है शायद एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा, क्योंकि हमने पूरा भर के देखा नहीं, लेकिन सबमिट करने तक गए थे वहाँ तक तो एग्जाम फीस नहीं मांग रहा था। तो इसका मतलब शायद एग्जाम फीस भी इसमें नहीं है, तो आपको भरने के लिए और सुविधा हो गई। तीसरी बात ये होती है कि आईएमडी के ज़्यादातर टाइम्स पे जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी कंडक्ट कराती है। जैसे लास्ट टाइम एसएससी कंडक्ट कराई थी, तो इस समय का तो भी श्योर नहीं है, कैलेंडर में से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मे भी शायद कराए, तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि एसएससी ही इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। ठीक है, एसएससी ही इसके कंडक्ट कराए एग्ज़ाम। तो एक बेनिफिट ये भी रहता है कि आप शायद सिस्टम से पहले से वाकिफ रहते हैं, तो उससे बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए भाई जाहिर सी बात है, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए पहले से ही। तो प्रिपरेशन करते समय अपनी टारगेट हमेशा 150 से ऊपर ही लेके चलें, कम ना लेके चलें, चाहे जितनी भी कट ऑफ गई हो। लास्ट टाइम में लगता है 145 के आसपास गई थी, तो उसको एक बार हम चेक करके, अगर आप में से लोगों का इंटरेस्ट आएगा कमेंट में, मैं देखूंगा कि आप लोग सारे लोग भर रहे हो, तो हम एक ग्रुप बना करके उसमें जैसे बाकी बैचेस का है वैसे ही हम आपको एक चैनल बना करके उसमें आप सभी का जितना भी डेटा है मेरे पास में, यानी प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स और लास्ट का टाइम का भी है हमारे पास में, और 2017 वाला भी है। तो एक बार 17 में आया, एक बार 22 में आया, एक बार इस साल आया है।
तो इन सब के क्वेश्चन पेपर हम आपको डाल देंगे और प्लस आपको नोटिफिकेशन दोनों डाल देंगे, प्लस पिछली बार का जो राइट ऑफ आता है ना एसएससी का, वो भी डाल देंगे, रिस्पॉन्स शीट भी डाल देंगे। तो उससे आपको क्या होगा, सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा, तो आप रिसर्च एक बेटर कर पाओगे। बट अगर आपके दिमाग में थोड़ा ही बनता है कि इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि बहुत ऑसम जॉब है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है ना, आलसा टाइप का है, या गवर्नमेंट जॉब में ही मन करता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ मन है कि देश के लिए कुछ करें, सर्विस सेक्टर का जो लोग बोलते हैं इंटरव्यू में, तो ऐसा है, तो ये जॉब हमें लगता है कि आईएमडी की जॉब्स लगभग परफेक्ट रहती हैं। अपने कई सारे स्टूडेंट्स में हैं, कुछ के इंटरव्यू भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे। मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, शायद आरती या कुछ ऐसे नाम है बच्ची का वो। तो फीमेल्स में भी क्वालिफाइंग रेशियो अच्छा रहा है, मेल्स का भी अच्छा रहा है। तो हमें लगता है कि आपको इसमें भरना चाहिए। प्लस जो भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अच्छा हाँ, मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर भी अगर आप कहोगे तो लास्ट टाइम का मैं दिखा सकता हूँ आपको। 14 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था और उस बार सेगमेंट वाइज आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग आया था, बाकी सबका अलग आया था। तो आप अगर पेपर को देखोगे ना, तो वही चीज़ जो हमने आपको बताया 25-25 के सेगमेंट में पेपर आया था। जैसे आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत में आपको दिख रहा होगा कि 9 to 11 PM 14 को शुरुआत, मतलब पहला शिफ्ट है। और देखो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लिखा हुआ है। जब आप इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आप पाओगे कि इसके बाद में ये भी रीजनिंग चल रहा है। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन आ गया 25, हाँ 25 क्वेश्चन हो गए। अब देखो क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हो गया। तो अब देखो 25वें क्वेश्चन के बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखो अभी 25 क्वेश्चन आप जाओगे तो यहाँ से देखो ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 25 क्वेश्चन खत्म होने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हम लोग 25 क्वेश्चन अगर जंप ऑफ करेंगे तो हम लोग के पास देखो क्या आ गया, मेडिटेशन, टीचिंग, उपनिषद वगैरह सब आ रहा, मतलब जीएस का पार्ट स्टार्ट हो गया। और फिर से हम लोग अगर 25 क्वेश्चन जंप कर जाएं तो हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगा ये, यहां से देखो फिजिक्स। तो आप नोटिस करो फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत बेहतरीन, मतलब हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि मैथ्स का पूछ रहा है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हल्का मैथ्स लगेगा। इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर और एनर्जी डिफरेंस इन द एडजेसेंट लेवल ऑफ एटम, एडजेसेंट में क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है घटता है, ये सारी चीजें, मतलब बहुत बेसिक, मतलब एटीसी से भी हल्का समझो। द वैल्यू ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स, तो देखो मैथ्स का थोड़ा सा सेंस आपके पास होना चाहिए, भले आप फिजिक्स के लिए भर रहे हो लेकिन मैथ्स आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो मेरे मैथ्स फिजिक्स हमें लगता है आप लोग तैयारी कर रहे भी रहे हो एटीसी के लिए, तो आप इसके लिए बहुत सुटेबल कैंडिडेट बनोगे। देखो यहाँ पे भी एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द जेड एक्सिस, और ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा हुआ है, मतलब बड़े इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो आरएलसी सीरीज सर्किट है, उसका फेज डिफरेंस इन करंट कैपेसिटर एंड करंट इन द रेजिस्टर, तो रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में, रेजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, कैपेसिटर में कितना डिग्री से लीड या लैग करेगा, ये चीज पूछ रहे हैं। एनीवे द स्टीम इंजन का देखो, मतलब कुल मिला करके आप पेपर पूरा देखिएगा, बहुत इजी पेपर है और टाइम भी सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। कुल टोटल 100-200 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन आप करेंगे, और जिसमें पहला 100 एकदम नॉन टेक है, दूसरा 100 आपका टेक्निकल है। तो ये हो गया आपकी वैकेंसी, और यहाँ पे सारी चीज सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सबको समझाया गया है कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इनका रहेगा, तो इसको पढ़िएगा नोटिफिकेशन को। और 14 दिसंबर को इसकी डेट ऑफ क्लोजर है, यानी कि लास्ट डेट है, तो अगर आप समय भर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप सर्च करिएगा @AIATC, और इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट वाला जो 2 मैसेज हैं, वो हमारा पुराना वाला कोर्स दिखाने के लिए कि अगर इस बार कहीं आपको नहीं मिल रहा होगा तो बताइएगा, ये चीज़ हमने डाला है। और यहाँ पे आप जाइए तो ये आपका लास्ट डेट 14 है और 24 है, और यहाँ पे देखो ये लिंक है रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आप जाओगे तो सीधा रजिस्टर कर पाओगे एप्लीकेशन। तो हमें लग रहा है इस पर सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? क्योंकि ये एज अ डिवाइस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, नहीं खुलेगा इस पे। तो यहाँ पे तो ओपन नहीं होगा, लेकिन आप खोलोगे तो उस ब्राउजर में तो खुल जाएगा। तो हमारा मिला जुला करके जो मानना और बताना आपको था वो इतना ही था। आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करिए, बहुत अच्छी जॉब होती है, बड़ी सरलता से मिल भी जाती है, और आप इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। अगर एटीसी एस्पिरेंट है तो आप लिए प्रिपेयर्ड हो। अगर आपका मन भी नहीं करता इसको करने का, इन दैट केस ऑल्सो आपको एक प्रैक्टिस करने का चांस मिल जाएगा, क्योंकि इसी बहाने आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, और जब भी एग्जाम आएगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, एटीसी के लिए भी। प्लस जॉब अच्छी है, बस बेस्ट है, और एटीसी में जैसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं, ऑल्दो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, वन ऑफ द क्या, हमको सबसे बेस्ट वही लगती है, लेकिन फिर भी अगर इसमें देखें
तो वैसा कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता, वैसा स्ट्रेस नहीं है जैसा कि एटीसी में आपको देखने को मिलता है। इसमें आप सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी जैसा और कोई विशेष दबाव नहीं दिखता काम करने के लिए, ठीक है? तो आप एक एन्जॉयिंग लाइफ जी सकते हैं इस वाली वैकेंसी में और बहुत बढ़िया पेपर रहता है, तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर चेक करिएगा। दूसरा, हमें ज़रूर बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्सेज़ या सपोर्ट में भी, जैसे भी अगर आपको लगता है, अगर हमारे पास में ठीक-ठाक लोग आ जाते हैं, जस्ट इन केस मतलब अगर 20 बच्चा भी आ जाता है, तो हम उसको एक बैच की तरह बना करके बढ़िया से गाइड कर देंगे और शायद उससे हमको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा और आपको भी शायद बेहतर सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कहीं और सब नहीं मिल पाया तो, और अगर आपको लगता है नहीं सर पहले से कोर्स है, तो हम उसको ज़रूर चेकआउट करेंगे, देखेंगे, अगर बढ़िया होगा तो हम सबको वही चीज़ गाइड कर देंगे कि वहीं से जाके वो पढ़ाई कर लेगा। ठीक है? दैट वाज़ ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।